ये हमारा भाग 2 वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि परजुरी का जो प्रार्थना पत्र है वो किस प्रकार पेश किया जाता है और जो कोर्ट में झूठा या मिथ्या आवेदन पत्र झूठे तथ्यों पर आधारित या झूठे साक्ष्यों पर आधारित दे करके अपने फेवर में कोर्ट का आदेश लेकर के अनुचित लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर परजुरी की कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये हमारा भाग 2 वीडियो बनाने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि कानून बदल रहे थे, तो हम चाहते थे कि इस वीडियो को हमें नए कानून के हिसाब से जो प्रावधान है उसमें बनाया जाए। हमने पूरी कोशिश की है कि इस भाग 2 वीडियो को, जिसमें प्रार्थना पत्र कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके उसमें होने चाहिए और किस प्रकार तथ्य लिखे जाते हैं, इसको हमने नए कानून के हिसाब से पूरा इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। फिर भी हमसे गलती हो सकती है, लेकिन जो इस प्रार्थना पत्र में आपको दिखाया गया है उसमें जो भी गलती होगी वो गलती कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होगी। आप इस प्रार्थना पत्र को देख करके और थोड़ा सा जो आपके अपने प्रकरण में जो तथ्य हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी प्रार्थना पत्र लगाओगे उसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी, इस बात का आश्वासन है। बस आपके तथ्य जो झूठ बोला गया है उसको आपको किस प्रकार पेश करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जो प्रावधान आए हैं इसमें थोड़े से कानून और कड़े किए गए हैं, लेकिन इनका मिसयूज और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए आने वाले समय में परजुरी के प्रार्थना पत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब तक कोर्ट कभी भी इस प्रकार के मामलों को नहीं देखता था, लेकिन अब कानून कड़े हुए हैं तो जो झूठे प्रकरण दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर बढ़ गई है। इसलिए आने वाले समय में परजुरी के प्रार्थना पत्र को पेश करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे झूठे मामले बढ़ रहे हैं तो कोर्ट भी चिंतित है कि इनको कैसे रोका जाए। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि जो परजुरी की एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर कड़े एक्शन ले लिए जाएं। इसलिए वकील भी आने वाले टाइम में परजुरी की एप्लीकेशन को पेश करने से नहीं घबराएंगे। और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि यदि कोई झूठा मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ है तो आपको भी परजुरी की एप्लीकेशन ज़रूर पेश करनी चाहिए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यदि गुजारा भत्ते के केस को यदि झूठा पेश किया गया है तो आपको किस प्रकार परजुरी की एप्लीकेशन बना करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट को बताना है। साथ ही हमने ये देखा है कि कई लोगों को ये पता नहीं चलता है कि परजुरी की कार्रवाई में होता क्या है, तो अपने आज तक के इतिहास में हम आपको 2 ऐसे जजमेंट भी बताएंगे जिनको पढ़ने से आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि परजुरी की कार्रवाई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वो सिर्फ 2 ही ऐसे आदेश है जिनके अंदर ये सब कुछ दिया गया है और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। दिल्ली स्थित कोर्ट ने झूठे रेप केस में पहली बार एक सही फैसला किया है और मिथ्या साक्ष्य देना के अपराध यानी परजुरी के संबंध में बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। झूठे रेप केस में पुरुष जितने दिन जेल में रहा है उतने दिन महिला को भी जेल में भेजने के आदेश दिए हैं। यह फैसला परजुरी की एप्लीकेशन देने पर ही दिया गया था और यही प्रकरण इस तरह का गंभीर श्रेणी का है तो हमें परजुरी की एप्लीकेशन ज़रूर लगाना चाहिए। यह फैसला हमारे परजुरी वाले भाग 1 वीडियो के आने के बाद आया था और हमने जो चीज़ें उसमें बताई थी ठीक वही चीज़ें इस जजमेंट में भी आधार मानी गई है। जैसा हमने हमारे परजुरी के पहले भाग वाले वीडियो में बताया था आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब इस वीडियो में हम आपको परजुरी का प्रार्थना पत्र बताने जा रहे हैं। आप परजुरी की एप्लीकेशन लगाने से पहले सोचें कि क्या महिला या जिसने मुकदमा किया है वह आईपीसी की धाराओं में दर्ज है और क्या उसमें सीआरपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है या फिर प्रकरण फैमिली कोर्ट के क्षेत्राधिकार का बनता है। आईपीसी की धाराओं में विचाराधीन झूठे प्रकरणों में आपको परजुरी पेश करना आजकल ज़रूरी है और यदि फैमिली कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण है तो आपको रजनीश बनाम नेहा का आय शपथ पत्र में कोई झूठा कथन है तो आप परजुरी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा गुजारा भत्ता के प्रकरण के अंदर कोई भी तथ्य झूठा लिखा गया है, कोई भी कथन यदि मिथ्या आधार मानकर दिया गया है तो आप उसके ऊपर भी परजुरी लगा सकते हैं। यह प्रार्थना पत्र हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि पुरानी सीआरपीसी थी उसकी जगह पर नया कानून बनाया है और दूसरा भारतीय नागरिक संहिता के
जो धाराएं हैं उनको आधार बना करके बनाया है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और आप हमें भी ये शिकायत ना कर सको कि जो हमने प्रार्थना पत्र बताया है वह पुरानी धाराओं का है, जो कि आजकल नहीं लग सकता। इसलिए हमने नई धाराओं का संदर्भ ग्रहण करते हुए इस प्रार्थना पत्र को बनाया है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फाइल करने के बाद आपको मूल फाइल के समानांतर यानी पैरेलल में ही इस फाइल की संपूर्ण प्रक्रिया व तारीख लेनी है। दूसरा विशेष ध्यान रखने योग्य यह है कि जहां तक संभव हो वादी यानी परिवादी महिला के कोर्ट में साक्ष्य बयान हो जाने के बाद, यानी यदि आपका कोई भी मामला आईपीसी यानी सीआरपीसी के तहत किसी भी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत यदि उसका ट्रायल चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें गुजारा भत्ता के प्रकरण को छोड़ करके यदि अंतरिम गुजारा भत्ता उसमें आदेश नहीं हुआ है, तब की स्थिति में महिला के कोर्ट में साक्ष्य बयान हो जाने के बाद ही व उसकी जरे हो जाने के बाद ही परजुरी को पेश करना है। यदि आप केवल वादी या परिवादी महिला के झूठे कथनों के आधार पर परजुरी फाइल करना चाहते हैं और यदि आपके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, तो यह भरण पोषण के मामलों पर लागू नहीं है। प्रार्थना पत्र किस प्रकार बनाना है आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय और जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय नहीं होते वहाँ पर गुजारा भत्ता या पारिवारिक न्यायालय से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है वह जिला न्यायालय में होती है। आप पारिवारिक न्यायालय की जगह जिला न्यायालय भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जिला लिखना है, शहर का नाम, राज्य का नाम लिखेंगे, प्रार्थना पत्र संख्या लिखेंगे और प्रार्थना पत्र संख्या के नीचे दिनांक प्रस्तुति लिखेंगे कि आपने ये प्रार्थना पत्र कौन सी तारीख को कोर्ट में पेश किया है। हम यहाँ लिखना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे लिख देना दिनांक प्रस्तुति। फिर प्रार्थी का नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे, उम्र, निवासी, और यदि आप उस शहर से बाहर कहीं भी काम करते हैं और वहाँ पर यदि ये कोई भी प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर यदि उसमें आप परजुरी का केस लगाना चाहते हैं तो आप उसका हाल निवासी करेंगे। लेकिन आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी ज़िले से संबंधित किसी कोर्ट के अंदर आप परजुरी लगा रहे हैं तो आपको हाल निवासी या आप कहाँ पे काम करते हो इसका उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप पिन नंबर लिखेंगे, बनाम अप्रार्थिया का नाम लिखेंगे, जिस महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है उसका नाम लिखेंगे, पिता का नाम, उम्र, निवासी कहाँ की है वो लिखेंगे, और अभी यदि वो कहीं और पे कार्य कर रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं और पिन नंबर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान देना है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 379 और 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी 2023 बाबत अप्रार्थिया द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र दिनांक उसने किस तारीख को पेश किया है वो आपको यहाँ लिखनी है। हमने ये सांकेतिक तारीख लिखी है। अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी यह गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र है। मैं सशपथ दिए गए झूठे कथनों पर परजुरी की कार्रवाई तहत धारा 227 सपठित धारा 229 भारतीय न्याय संहिता खोले जाने व दंडित फरमाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नलिखित के संदर्भ में न्याय की दृष्टि से आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रार्थनीय है। यह है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थिया के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर रखी है, जिसका पंजीयन क्रमांक 88/2019 है। ये हमने ऐसे ही लिखा है, आप कुछ और लिख देना जिसमें उसने झूठा एप्लीकेशन लगाया है। उक्त याचिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट 1 संलग्न प्रस्तुत है, यानी तलाक की याचिका इन्होंने इस एप्लीकेशन के साथ में लगाई है, जिसके क्रम में अप्रार्थिया द्वारा दिनांक, अप्रार्थिया ने कौन सी तारीख को वह प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया उसकी दिनांक लिखेंगे, को पेश सशपथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 व 26 यानी गुजारा भत्ता का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हेतु भरण पोषण झूठे कथनों पर आधारित है। पैरा 2 में आप लिखेंगे यह है कि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हेतु भरण पोषण के तहत अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र संलग्न शपथ पत्र से समर्थित है एवं शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाना वर्णित किया गया है। इस लिहाज से अप्रार्थिया ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हेतु भरण पोषण में समस्त कथन सशपथ वर्णित किए हैं, जो साक्ष्य की परिभाषा में आते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न परिशिष्ट 2 और 3 संलग्न प्रस्तुत हैं। यानी उसने जो धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है उसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 2 है
और शपथ पत्र परिशिष्ट 3 इस याचिका के साथ संलग्न किया गया है, जो परजुरी का प्रार्थना पत्र है। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है धारा 24 व 26 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ धारा 24 लिखा है। इसका फ़र्क यह है कि 26 में बच्चे का होता है। यहाँ पे जो अपराध किया है वो पत्नी ने अपने लिए जो भरण पोषण मांगा है उसके लिए अपराध किया है, तो बच्चे के लिए ये लागू नहीं होता है परजुरी का प्रार्थना पत्र। इसलिए हमने धारा 24 लिख करके आगे की लाइन लिखी है, क्योंकि 24 में पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को भरण पोषण दिया जा सकता है, इसलिए हमें 24 का वर्णन किया है। जब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तो 24 व 26 का किया था, लेकिन महिला ने अपने बारे में झूठ बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर 24 लिखा है। पैरा संख्या 3 में आपको लिखना है, यह है कि अपरार्थिया द्वारा पेश किए गए समस्त प्रार्थना पत्रों में मनगढ़ंत, बेबुनियाद और जानबूझकर झूठे कथन पेश कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से माननीय न्यायालय को गुमराह कर और न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध किया गया है। पैरा 4 में आप लिखेंगे, यह है कि उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का माननीय न्यायालय द्वारा न्याय की दृष्टि से अपरार्थिया द्वारा माननीय न्यायालय में पेश या प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्रों का माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक मुकदमा संख्या के संदर्भ में अवलोकन प्रार्थनीय है। इसका अर्थ यह है कि यदि श्रीमान न्यायालय ने कोई भी आदेश दिया है जो महिला के फेवर में है, चाहे वह गुजारा भत्ता का आदेश हो, चाहे वो अन्य कोई आदेश हो, या फिर मान ले कि आपने ये प्रार्थना पत्र जब पेश किया है तब धारा 24 में गुजारा भत्ता आदेश हो चुका हो, तो फिर आप यहाँ पे यदि माननीय न्यायालय का कोई भी ऐसा आदेश हो चुका हो तो उसको भी आप इसमें संदर्भ में दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए कि दहेज का कोई मुकदमा है या इस महिला के द्वारा अन्य कोई मुकदमा ऐसा किया गया था जो वह हार चुकी है, झूठा साबित हो गया है, उसका कोई आपके पास आदेश है, तो आप इस तलाक के केस में जहाँ पे उसने गुजारा भत्ता का झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें आप कह सकते हो कि माननीय न्यायालय के आदेश। आपको यहाँ पे माननीय न्यायालय के बाद में लिखना है कि कौन से न्यायालय ने आपके दहेज केस में आदेश दिया है, उसने किस आधार पर महिला की शिकायत को झूठा मानते हुए आपको बरी किया है, वो न्यायालय का आदेश आपको न्यायालय का नाम लिखना है, फिर के आदेश के बाद उस आदेश की दिनांक लिखनी है, फिर मुकदमा संख्या क्या था वो लिखना है के संदर्भ में अवलोकन प्रार्थनीय। मतलब आपको जो है एक न्यायालय का आदेश है, उसने भी ये माना है कि ये महिला झूठ बोलती है, इसने ये कथन जो किए, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस, गुजारा भत्ता में धारा 24 हो गया, 125 हो गया, ये एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होता है। तो यदि दहेज का केस झूठा साबित है तो उसका आदेश आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यह है कि अपरार्थिया ने अपनी याचिका में शपथ पूर्वक यह कथन किया है कि प्रार्थी का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, जिसका कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि मिथ्या कथन व साक्ष्य की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार से श्रीमान न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया है और इस प्रकार की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय की पवित्र अवधारणा का बहुत तीव्र गति से विनाश कर रही है। यानी ये भी एक झूठ है, क्योंकि आपने शपथ पत्र पेश करते हुए झूठ बोला है कि 5 लाख रुपए कोई कमा रहा है, चाहे 1 लाख, भले ही उसकी पेमेंट 10,000 रुपये या 15,000 हो, लेकिन यदि आप उसको 50,000 बता रहे हो, 1 लाख बता रहे हो, तो आप किस आधार पे बता रहे हो? आप न्यायालय में आए हो कि किसी सट्टेबाजी वाले कसिनो में बैठे हो? इस प्रकार के जो कथन हैं, यदि आप शपथ पूर्वक साइन करके, आप ओथ कमिश्नर करके आप कथन करते हैं, आपने पूरा सत्यापित करते हुए याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की है, तो ये झूठा कथन है। आपको इस प्रकार के कथन नहीं किए जाने चाहिए और न्यायालय खुद भी इस प्रकार के झूठे कथनों के आधार पर यदि किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता आदेश करता है तो वह भी उचित नहीं है। यह एक सज़ा देने का बता सकते हैं कि ये एक झूठा कथन उसने किया है। और आपको ये पैरा सारे किस हिसाब से लिखने हैं वो हम आपको बता रहे हैं आगे। पैरा नंबर 5 के बाद आपको सीधा पैरा नंबर 7 लिखना है, इस 7 को 6 कर देना। यह है कि अपरार्थिया ने श्रीमान न्यायालय में पेश अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24, 26 या कोई भी दूसरा प्रार्थना पत्र हो जहाँ का आपने झूठ पकड़ा हो, या फिर इस प्रार्थना पत्र में जो धारा 24 में इसने पेश किया है उसका आप यहाँ पे हवाला देंगे। अधिनियम कौन से में, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम आप लिखेंगे, फिर आप दिनांक लिखोगे कौन सी तारीख को पेश किया है, शपथ पूर्वक पैरा संख्या कौन सा है, उसमें यह कथन करते हुए झूठा आरोप लगाया है कि, फिर आपको इस प्रकार के इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, अभियुक्त ने दिनांक को मेरे साथ मारपीट करते हुए रात्रि के 11 बजे घर से निकाल दिया और प्रार्थी रात भर रोड पर भटकती रही। तो ये लाइन लिखी है।
ये आपको इस तरीके से ही अलग से लिखनी है कि कोर्ट का ध्यान जाए। उसके बाद में उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी का कथन है कि अपराधिया का उक्त कथन झूठा और बनावटी है, क्योंकि उस दिन प्रार्थी अपनी महिला मित्र के साथ गोवा बीच पर घूमने गया था, जिसका साक्ष्य होटल व यात्रा टिकट इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 व 2 है। इसको झूठा साबित करने के लिए आपने अपना ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये मैं यहाँ पे नहीं था, ये झूठा आरोप जो इसने शपथ पत्र पे लिख करके दिया है वह झूठ है। तो आप इसको साबित करने के लिए ये चीज़, अब कुछ लोग कहेंगे कि महिला मित्र के, ये हमने उदाहरण के लिए लिखा है, आप इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसका आपके पास साक्ष्य हो, दस्तावेज हो। मेरा नंबर 7 में आप ये लिख सकते हैं, यह है कि अपराधी ने श्रीमान न्यायालय में पेश अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा जो भी इसने गुजारा बताकर पेश किया है, अधिनियम कौन सा है, हिंदू विवाह अधिनियम हो चाहे 125 CRPC की तो जगह अभी चेंज हो गया है, लेकिन वो भी आप लिख सकते हैं, दिनांक किस डेट को पेश किया है, मैं शपथ पूर्वक पेरा संख्या कौन से पेरा में यह कथन करते हुए झूठा आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने दिनांक को मेरे साथ मारपीट की और खाना तक नहीं दिया। उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी का कथन यह है कि अपराधिया का उक्त कथन झूठा और बनावटी है, क्योंकि उस दिन प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ मंडोर गार्डन घूमने गया था और एक होटल में दोनों ने खाना खाया था, जिसका साक्ष्य होटल रेस्टोरेंट का बिल व यात्रा टिकट गाड़ी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 3 व 4 है। आप इस तरीके का कोई भी साक्ष्य आप दे सकते हो। अपराधिया द्वारा दिनांक आपने कौन सी डेट को जो अपराधिया ने पेश किया है को दिनांक सशपथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत द्वारा जो भी गुजारा भत्ता का है हेतु भरण पोषण समस्त आक्षेप न केवल मिथ्या है अपितु फ्रिवलेस एंड वेक्सेस है होने के साथ साथ मनगढ़ंत रूप से अंकित किए गए हैं, जिनके प्रार्थी को प्रताड़ित और निस्तेनाबूद कर एक बहुत बड़ी धनराशि भरण पोषण की मद में प्रार्थी से ऐंठने की कार्रवाई अग्रसर की गई है। उक्ततः यह स्पष्ट होता है कि अपराधी परजुरी की दोषी है, क्योंकि उसने उक्त समस्त कथन जानबूझकर असत्य तौर पर उक्त न्यायालयिक कार्रवाई में सशपथ प्रस्तुत किए हैं, जिसके लिए अपराधिया के विरुद्ध न्याय हित में परजुरी की कार्रवाई खोला जाना जरूरी और प्रार्थनीय है। प्रार्थी प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के अनुरूप उक्त याचिका में विधि सम्मत एडिशन अल्ट्रेशन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, इस बीच में यदि आपको कोई और पैरा जोड़ना है तो आप इसको कितना भी लंबा कर सकते हो। हमने सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए 2 पैरा जोड़ के दिखाए हैं। बीच में आप कुछ भी जोड़िए जिसका आपके पास साक्ष्य है, तो आप उनको जोड़ के, और ये जो पैरा है लास्ट वाले, ये जो हमने 9, 10, 11 या 8, 9, 10 है, इनको आपको लास्ट में करना है, इसके बीच में ही जोड़ना है आपको। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपराधिया के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता में वर्णित धाराओं का परसंज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय के किसी कर्मचारी रीडर महोदय को माननीय न्यायालय के समक्ष अपराधीगण के विरुद्ध नियमानुसार परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 379 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। फिर आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, दिनांक, स्थान लिखेंगे, और इस प्रार्थना पत्र को तैयार करने के बाद में आपको शपथ पत्र संलग्न करना है। दोस्तों, शपथ पत्र आपको कोर्ट के अंदर कोई भी बना के दे देगा जो भी टाइपिंग का काम करता हो, या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको जो हमने यहाँ पे विषय की लाइन लिखी है उस विषय की लाइन को जैसा है वैसा ही लिखना है, और लास्ट में प्रार्थना पत्र जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे शपथ पत्र लिखना है के संबंध में शपथ पत्र। और दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं है, हमने हमारे बहुत सारे वीडियो में बहुत जगह पे शपथ पत्र बता रखा है। आप किसी भी वीडियो को देख लेना जिसमें हमने शपथ पत्र बनाया हुआ बताया हो, उस तरीके का 1 पेज का ही होता है, वो आप बना सकते हो। और मेरे हिसाब से यदि आपको फिर भी इस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है कि शपथ पत्र कहाँ पे देखना है, तो आप कोर्ट जब इस याचिका को पेश करने जाओगे, टाइपिंग वाले जो बैठे होते हैं, आप उसके पास जाना कि ये प्रार्थना पत्र, इसका एक शपथ पत्र बना दो, वो आपको बना करके दे देगा। उसको इसके पीछे लगाना है, और उसके बाद में आपको एक शपथ पत्र और लगाना है दस्तावेज़ों के लिए। शपथ पत्र दस्तावेज़ों के लिए एक लगता है, वो भी आप लगा सकते हो कि जो हमने दस्तावेज पेश किए हैं वह सही है। दस्तावेज़ों का भी आप उसको बोल देना कि डॉक्यूमेंट के लिए जो है आपको एक ऐसी सूची बनानी है पहले कि इस प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्व और उल्लेखित आवश्यक अन्य पत्रावली दस्तावेजमय शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न परिशिष्ट निम्नलिखित रूप में संलग्न प्रस्तुत है। मतलब आपको यदि कोई, मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय का आदेश है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और कोई किरायानामा पेश किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ना आपको लिखना है,
और लिस्ट बना सकते हो नीचे 3, 4, 5 जैसे भी हमने प्रार्थना पत्र में उदाहरण के लिए बताया था वैसे आप 3, 4 कि आपने कितने कितने दस्तावेज क्या क्या बना करके पेश किए हैं। फिर आप जिससे भी शपथ पत्र बनवा रहे हो उसी को कहना, टाइपिंग वाले को, कि हमें इस दस्तावेज़ों के संबंध में एक शपथ पत्र बना के दो जो हमें यहाँ पे लगाना है। जो ये शपथ पत्र लगेगा इसके जस्ट पीछे ही आपको लगाना है। फाइल बनाने वाले बहुत बैठे हैं, वो आपको बना के दे देंगे। आप फाइल भी बना करके और वो आपको कोर्ट में पेश करनी है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है और उसमें आपको तारीख वो लेनी है जिस तारीख को आपकी उस केस की सुनवाई आ रही है जिसमें उसने झूठा शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र पेश किया है। अब दोस्तों आपको मैं ऐसे जजमेंट बताता हूँ। आपको यदि परजुरी की कार्रवाई समझ में नहीं आती है, आपको ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या कार्रवाई है, तो आपको ना तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना है ना कोई और जजमेंट पढ़ना है। सिंपल आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 2 जजमेंट है, आप इनको पढ़ना। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि परजुरी की कार्रवाई क्या होती है। और ये जो है बिल्कुल छोटे छोटे जजमेंट हैं, आप इनको पढ़ना। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए ये जजमेंट बता देता हूँ जो ये 2nd नंबर पर है। इस जजमेंट में हुआ क्या था कि पत्नी ने कहा था कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए और उसने कोई तारीख मेंशन करी थी कि मुझे इस तारीख को पति के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मुझे बहुत चोटें आई थी और मैं बहुत परेशान होकर के और मैं घर से रात भर बाहर सोई थी और ये रात भर अंदर सोए थे और मेरे को बीच बीच में आकर के मारते रहे। तो जो पति थे ये भारतीय वायुसेना में थे, इन्होंने पूरा डाटा निकाल करके ले जा करके कोर्ट में दिया और इन्होंने ये डाटा आरटीआई के माध्यम से निकाला था और कोर्ट को बताया कि जिस तारीख को इन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है उस तारीख वह ड्यूटी पर थे और वो घर पे नहीं थे और घर बहुत दूर है और वहाँ वो 1 या 2 दिन में नहीं पहुँच सकते। उसके लिए एक निर्धारित समय चाहिए, नहीं पहुँच पाते वहाँ पे। और जो आरोप लगाया गया है मारपीट का एकदम झूठा है, बनावटी है और इस झूठे तथ्य के आधार पर इन्होंने गुजारा भत्ता मांगा है। तो कोर्ट ने इनकी परजुरी की जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया है और महिला को सज़ा दी है। आपको ये दोनों ही जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। बिल्कुल 2 पेज का जजमेंट है, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि इस प्रकार के तथ्य आपके भी किसी मामले में है तो आप ये जजमेंट वहाँ पर भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर सोशल वेलफेयर देखा जाए, कहीं पर झूठ यदि लिखा हुआ है तो उसके आधार पर सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता है। कोर्ट को ये बताना होता है कि सर सोशल वेलफेयर देखना ज़रूरी तो है लेकिन किसी झूठे इंसान के लिए जो कोर्ट में झूठ बोल के और न्याय की जो एक धारणा है उसको वो दूषित कर रहा है, उसके लिए आप सोशल वेलफेयर नहीं देख सकते। आप इन धाराओं में परजुरी की एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं और ये जो जितना भी है डॉक्यूमेंट इस संबंध में जितना भी दिया गया है और इनको आपको धाराओं को नए जो है गूगल करके भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बुक खरीद लेना। ये 3 बुक तो कम से कम खरीद ही लेना। भारतीय न्याय संहिता हो गई और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई और साक्ष्य अधिनियम हो गया। ये 3 ही आए हैं, अभी तक सीपीसी का कुछ नहीं आया है। तो ये 3 बुक्स आप नए खरीद लेना और ये जो धाराएं मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है ये आप थोड़ी सी उसमें देख लेना। परजुरी के लिए यही धाराएं आपको लागू होगी। एक पिटीशन है जो इंग्लिश में है, परजुरी की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुफ्त में हम दे रहे हैं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन आपको ये ओपन तभी होगी जब आप इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करेंगे, जो आप कर सकते हो। आप इतना करोगे तो ही वो आपको फाइल ओपन होगी, क्योंकि हमने सेटिंग में ऐसा कर रखा है कि जो कमेंट करेगा और जो वीडियो को लाइक करेगा उसी को ही ये फाइल दिखाई दी जाए। आप इस फाइल को तभी देख सकते हैं। आप इसको पूरा पढ़ना आपको किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे कमेंट थे जैसे साउथ इंडियन है या कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश में कार्रवाई चलती है। तो वो कह रहे थे कि हमको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, आप हमें इंग्लिश में भी हो तो या तो बोल के बताइए, नहीं तो फिर आप कुछ भी ऐसा ड्राफ्टिंग दीजिए। तो और कुछ नहीं तो हमको लगा कि परजुरी की जो कार्रवाई है उसका आपको ड्राफ्टिंग इंग्लिश में दिया जाना ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, आने वाले समय में जब अभी ये कानून जो नए बने हैं और इसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है तो ज़रूरी है कि झूठे मुकदमे रोके जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि परजुरी की एप्लीकेशन को भी गंभीरता से लिया जाए। आने वाले समय में परजुरी की एप्लीकेशन आप फाइल कीजिए, इसको कोर्ट द्वारा ज़रूर गंभीरता से लिया जाएगा। और कुछ पिछले समय से हम भी देख रहे हैं कि कोर्ट परजुरी की एप्लीकेशन को थोड़ा
गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि अब कोर्ट को भी ये लगने लगा है कि सच्चे मुकदमे बहुत ही कम हैं और झूठे मुकदमे बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद को जागरूक होना पड़े, और यदि कहीं पर भी झूठा जो शपथ पत्र दिया गया है, मात्र सिर्फ प्रार्थना पत्र पेश करके और आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, तो आप ये जजमेंट पेश कर सकते हैं। इस जजमेंट को आप ज़रूर लगाइए, और ये जजमेंट बहुत ही काम का है, और ये जजमेंट आपके लिए परजुरी के किसी भी प्रार्थना पत्र में काम करेगा। तो इस जजमेंट को आप अच्छे से डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, आपको ये गूगल पर भी मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपको कभी भी यदि आपके ऊपर झूठा मुकदमा है तो आप परजुरी की एप्लीकेशन ज़रूर लगाइए, इससे आप पीछे मत हटिए। और आने वाले समय में कोर्ट के सामने, किसी भी जज के सामने यदि आप सही हैं तो डरिए मत, अपनी बात को पूरी स्वतंत्रता के साथ और हिम्मत के साथ रखिए। कोई भी ऐसा जज नहीं है जो आपके सच का एहसास ना करता हो, वो सच को पहचान जाता है। आपके चेहरे को देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के भी उसको ये एहसास हो जाता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है। और यदि थोड़ा सा भी झूठ है तो कोर्ट में जज कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। हाँ, महिलाओं का थोड़ा सा पक्ष ज़रूर लिया जाता है, लेकिन वो अबला है इस वजह से लिया जाता है। लेकिन यदि झूठ बोल करके अबला बन रही है तो कोर्ट भी अच्छे से जानता है कि ये कोर्ट कचहरी के ऊपर लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि परजुरी की एप्लीकेशन आने पर ही वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो आपको यदि लगता है कि झूठ बोला गया है तो जज एक्शन तभी लेगा जब आप परजुरी की एप्लीकेशन लगाओगे। सिर्फ आप गुजारा बता के एप्लीकेशन में बोलते रहोगे कि महिला ने झूठ बोला है तो जज कुछ भी नहीं करेगा, वो गुजारा बता आदेश करेगा। इसलिए दोस्तों परजुरी की एप्लीकेशन को समझिए, अच्छे से लगाइए। जो जजमेंट हमने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। परजुरी की एप्लीकेशन का इंग्लिश वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन कीजिए और उसको देखिए, समझिए और पेश कीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, ये सिर्फ 2 घंटे का काम है। 2 घंटे बैठ करके आपको उस हिसाब से जैसे हमने वीडियो बनाया है वैसे ही आपको प्रार्थना पत्र बनाना है। दोस्तों यदि झूठ बोला गया है चूकिए मत, परजुरी की एप्लीकेशन लगा दीजिए। बाकी जो होगा आप खुद जज मत बनिए, जज बैठा है उस कार्य को करने के लिए और भगवान भी बैठा है। आप विश्वास, मुझे आधे घंटे लगेंगे, ठीक है? हाँ, मैं आयुष को फॉरवर्ड कर दी थी, मैं ऑफिस आके कॉल करता हूँ आपको। ओके सर। हाय बेबी, क्या हाल? हाल सब छोड़, घर में बात कर लिया, घर वाले तैयार हैं, डेट निकाल ले। किस चीज की? शादी की? ऑब्वियसली शादी की। तूने शादी की बात कर ली? हाँ? तेरी जॉब का क्या? वो तो मैं छोड़ दूंगी ना, शादी के बाद जो तेरा है वो मेरा है। जो मेरा है वो तेरा है। ओके, तू मुझसे कितना प्यार करती है? बहुत बहुत। तो मैं तुझे कुछ बोलूंगा करने हो तो करेगी? हाँ पक्का। मुकरेगी तो नहीं? नहीं यार ये एक अग्रीमेंट है तो इस पे प्लीज साइन कर दे अपने। अग्रीमेंट किस चीज का? नहीं, वो जस्टिन के शादी का हमारा डाइवोर्स हो जाए तो तू मेरी प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं मांगेगी। मुझे तो 10 साल लग गए ना यहाँ तक आने में, झटके से तू मेरे 70% ले आएगी, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। जस्टिन केस टू बी ऑन अ सेफर साइड। मुझे लगता है मैं तेरे साथ पैसों के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव यू फर्स्ट, बट कर दे यार साइन। ऐसा ऐसे रख और मैं जा रही हूँ, हो गया हमारा। शादी नहीं करनी? इसकी बत्ती बना, फको फके। यार तो ये भी प्रॉपर्टी के लिए थी। वो नच्चो सारे जी फाड़ के।